हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पूरा देखिए और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए। जैसा कि पता है कि कल हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया था। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर बन गए थे, माइक्रोस्पोर का टेट्राड था, क्या हुआ था। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होती है। तो स्पोरोजीनस टिश्यू की किसी भी सेल के पास ये पोटेंशियल था कि वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरीके से बिहेव करता था। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड थी, वो मियोसिस में गई, 4 हेप्लॉयड सेल बनी जिनको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। चूंकि 4 सेल एसोसिएटेड थी तो उनको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। जब तक वो आपस में एसोसिएट रही तब तक उनको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं, लेकिन जैसे ही डिसोसिएट होती हैं वैसे बन जाती हैं पालन ग्रेन। तो पालन ग्रेन कैसे बनी, तो आप कहोगे मियोसिस इन पालन मदर सेल, या क्या कहोगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि पालन ग्रेन के स्ट्रक्चर क्या होते हैं और उसमें बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं पालन ग्रेन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से बन गए थे माइक्रोस्पोर, और इन्हीं माइक्रोस्पोर से फिर क्या बना, पालन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर ही क्या है, पालन ग्रेन है। बस जब इकट्ठा रहते हैं तो माइक्रोस्पोर, और जब अलग हो जाते हैं तो वो पालन ग्रेन होते हैं। इसी नाते माइक्रोस्पोर भी हेप्लॉयड होता है और पालन ग्रेन भी हेप्लॉयड होते हैं। अब हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो किसी पर्टिकुलर पालन ग्रेन, कहने को तो आप इसको पालन ग्रेन कह रहे हो, लेकिन है तो ये सेल। तो अगर ये सेल है तो फिर सेल की बेसिक बातें यहाँ होंगी। जैसे सेल में क्या होता है, तो सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, यहाँ है। सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म यहाँ है। सेल में न्यूक्लियस होता है, यहाँ है। बस फर्क ये है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या है, हेप्लॉयड है, क्योंकि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पाए जाते हैं। अब क्या फिर विशेष क्या है किसी पर्टिकुलर पालन ग्रेन में, ये भी समझना है। तो विशेष है इसकी वाल। वाल देखें क्या है, किसी पर्टिकुलर पालन ग्रेन में वाल में 2 लेयर पाई जाती हैं। यहां से यहां तक इतनी मोटी इसकी वाल है, वाल में 2 लेयर पाई जाती हैं। बाहर की तरफ जो लेयर होती है इसको एक्साइन कहते हैं, और अंदर की जो लेयर होती है उसको इंटाइन कहते हैं। पहले हम लोग एक्साइन के बारे में देखेंगे। तो पहला सवाल तो यही हो गया कि पालन ग्रेन में वाल कितनी होती है, 2। बाहर कौन सी, एक्साइन, अंदर कौन सी, इंटाइन। अब एक्साइन के बारे में देखते हैं। पहला सवाल यही है कि ये सबसे बाहर की लेयर कौन सी है, एक्साइन है। सबसे खास बात यह है ये थिक वाल होती है, जबकि अगर हम इंटाइन की बात करें तो ये अंदर की वाल होगी, लेकिन ये कैसी होती है, ये थिन होती है। एक क्वेश्चन। दूसरा, एक्साइन किस चीज की बनी होती है, तो आंसर देंगे स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। किसकी, स्पोरोपोलिन। और स्पोरोपोलिन पर कई क्वेश्चन हमने यहाँ लिख रखे हैं। स्पोरोपोलिन से जुड़े कई क्वेश्चन नीट में पूछे भी जा चुके हैं। जैसे पहला सवाल तो यही है कि स्पोरोपोलिन क्या है, तो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। दूसरा, इतना रेजिस्टेंट है कि ये बना रहता है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। किसका, हाई टेम्परेचर का, किसका, स्ट्रांग एसिड का, किसका, स्ट्रांग एल्कली का, या किसी भी एंजाइम का। ऐसा कोई भी एंजाइम अभी तक नहीं मिला है जो स्पोरोपोलिन को डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक, कहने का मतलब है कि इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो हाई टेम्परेचर का, ना तो स्ट्रांग एसिड का, ना तो स्ट्रांग एल्कलाई का, ना ही किसी एंजाइम का, क्योंकि कोई भी एंजाइम किसको इफेक्ट नहीं कर सकता है, स्पोरोपोलिन को। अगला सवाल, एक क्वेश्चन खूब पूछाता है कि जो किसी पर्टिकुलर प्लांट की जो पॉलन होती हैं वो प्रिजर्व हो जाती है एज ए फॉसिल, किसके नाते, तो आंसर हम लोग क्या देंगे, स्पोरोपोलिन। तो बहुत सारे सवाल हमको कहाँ मिल गए, स्पोरोपोलिन के मिल गए। क्या मिल गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक्साइन किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन का। ये क्या होता है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ये विदस्टैंड रहता है किन कंडीशन में, हाई टेम्परेचर में, स्ट्रांग एसिड में, स्ट्रांग एल्कलाई में, एंजाइम में।
और पॉलन फॉसिल के फॉर्म में प्रिजर्व होते हैं किसके पाए जाने के नाते, तो आंसर क्या देंगे, स्पोरोपोलिन। लेकिन रेस्पेक्ट में जब हम इधर आते हैं, इंटाइन, इंटाइन किस चीज का बना होता है, तो इंटाइन बना होता है सेलुलोज का और किसका, पेक्टिन। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंटाइन है वो इंटाइन कंटिन्यूअस होती है, इंटाइन कहीं बीच में ब्रेक नहीं होती है। जबकि एक्साइन को देखें तो यहां से यहां तक देखिए एक्साइन दिख रही है हमको, उसके बाद देखो यहाँ गैप दिख रहा है, फिर ये एक्साइन दिख रही है, फिर हमको गैप दिख रहा है, फिर एक्साइन दिख रही है, फिर हमको गैप दिख रहा है। तो एक्साइन में बीच बीच में इंटरप्शन है क्योंकि बीच बीच में एक पोर पाया जाता है, जबकि इंटाइन में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ खास बात यह है कि जो इंटाइन है वो क्या है, कंटिन्यूअस, जबकि एक्साइन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है। कैसे ब्रेक हो रही है, एक ये ब्रेक है, एक ये ब्रेक है, एक ब्रेक। तो कि होता क्या है, किसी पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है या कह सकते हो एक्साइन एब्सेंट होता है, उस जगह का नाम होता है जर्म पोर। तो सबसे काम की बात यह है कि पॉलन ग्रेन पर एक एपर्चर पाया जाता है जिसका नाम क्या है, जर्म पोर। ये जर्म पोर जहां कहीं होता वहां स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। यही वो जगह है, याद रखिएगा, अभी आगे आपको मिलेगा, यही वो जगह है जहां से जर्मिनेशन होता है किसका, पॉलन ट्यूब का। हाँ, किसी पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन में कितने जर्म पोर होंगे, तो या तो एक जर्म पोर होगा या तो 3 जर्म पोर होंगे। अगर एक जर्म पोर है तो ये मोनोकाट है, और अगर 3 जर्म पोर है तो ये डाइकाट प्लांट का पॉलन ग्रेन है। तो मोटी मोटी अगर हम बातें देखें तो ज्यादा कुछ नहीं है। क्या है, सबसे पहली बात यह है कि पॉलन ग्रेन भी एक सेल है, सेल है तो सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। इसकी वाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वाल डबल लेयर है, बाहर की तरफ क्या है एक्साइन, अंदर की तरफ क्या है इंटाइन। एक्साइन और इंटाइन के कुछ क्वेश्चन है। एक्साइन किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन का। इंटाइन किसका बना होता है, पेक्टिन और सेलुलोज का। एक्साइन जो होता है वो थिक होता है, जबकि इंटाइन जो होता है वो थिन होता है। इंटाइन कंटिन्यूअस होता है, जबकि एक्साइन में बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, एपर्चर पाए जाते हैं। एपर्चर का नाम जर्मपोर होता है जहां स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, और यही वो जगह है जहां से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने पॉलन ग्रेन का देख लिया है। अब हम लोग ये देखते हैं कि पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आगे बढ़ते हैं। जितना पहले लेक्चर से हम लोगों को पता हो चुका है कि पर्टिकुलर माइक्रोस्पोर बनेंगे कहां से, तो पहले से ही पता है माइक्रोस्पोर मदर सेल से, जो कि क्या होगी, डिप्लॉयड होगी, और जब मियोसिस होगी तो बनेगा माइक्रोस्पोर जो कि क्या होगा, हैप्लॉयड होगा। इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जो माइक्रोस्पोर है वही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पॉलन ग्रेन में। लेकिन जो पॉलन ग्रेन बनता है वो इमेच्योर पॉलन ग्रेन होता है। कैसा पॉलन ग्रेन, इमेच्योर पॉलन ग्रेन होता है। ध्यान से सुनेंगे, काम की बात। इमेच्योर पॉलन ग्रेन कितने सेल का होता है, तो आंसर देंगे 1 सेल्ड होता है। ऐसी पॉलन ग्रेन जो एक सेल की बनी हो उसको हम इमेच्योर पॉलन ग्रेन कहेंगे। वो वास्तव में क्या है, वो वास्तव में माइक्रोस्पोर ही है। ठीक, दूसरी बात यह है कि जो पॉलन ग्रेन है वो मेच्योर होती है। तो जब मेच्योर होगी तो देखो क्या है, पॉलन ग्रेन के मेच्योरेशन में होता है माइटोसिस, और जब माइटोसिस होगी तो ये जो सेल है ये डिवाइड कर जाएगी। अब डिवाइड करेगी तो देखो कैसे, एक बनेगी छोटी सेल और एक बनेगी बड़ी सेल। जो छोटी सेल बनती है उसका नाम जनरेटिव सेल होता है, और जो बड़ी सेल बनती है उसका नाम वेजिटेटिव सेल होता है। तो 2 सेल बन गई, कौन सी, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल बनती है वो छोटी होती है, ये स्पिंडल शेप होती है, और लग रहा है कि ये स्पिंडल शेप सेल फ्लोट कर रही है किसमें, साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव। तो ये भी आपसे पूछा गया सवाल है, लगेगा कि ये फ्लोट कर रही है किसमें, साइटोप्लाज्म में, किसके, वेजिटेटिव सेल के। एक और खास बात, इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है। हाँ, न्यूक्लियस इसका थोड़ा छोटा होता है। लेकिन जो दूसरी सेल बनी है उसका नाम वेजिटेटिव सेल है। ये कैसी होती है, ये बड़ी सी सेल होती है, और इसमें बड़ा सा इरेगुलर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। 2 इंपॉर्टेंट बात है। एक और खास बात है, वेजिटेटिव सेल में रिजर्व
मटेरियल भी, वेजिटेटिव सेल में रिजर्व मटेरियल भी पाया जाता है। ऐसी पालन ग्रेन जिसमें दो सेल पाए जाएं, एक का नाम जनरेटिव सेल और एक का नाम वेजिटेटिव सेल, उसी पालन ग्रेन को हम लोग कहते हैं टू सेल्ड पालन ग्रेन, या इसी को कहते हैं मैच्योर पालन ग्रेन। तो पूछेगा मैच्योर पालन ग्रेन में कितनी सेल होती हैं, तो आंसर देंगे 2 सेल होती हैं। और सबसे खास बात यह है कि 60% एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्म में जो पालन ग्रेन रिलीज होती हैं, कहां से, एंथर से, वो किस स्टेज में, तो आंसर क्या देंगे 2 सेल स्टेज। तो ये बात दिमाग में अभी रखिएगा, अभी आगे पॉलिनेशन पढ़ाएंगे तो वहां ज्यादा क्लियर करेंगे, फिर भी अभी सिर्फ याद करना है क्या, 60% एंजियोस्पर्म में जो पालन ग्रेन एंथर से रिलीज होती हैं वो किस स्टेज पर, तो आंसर क्या देंगे 2 सेल स्टेज पर रिलीज होती। ठीक, एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला देखते हैं, समय बीतेगा डेवलपमेंट और होगा, ये जो जनरेटिव सेल है इस जनरेटिव सेल में हो जाएगी माइटोसिस। तो जब जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगी तो बन जाएंगे क्या, 2 मेल गैमीट। जैसे ही मेल गैमीट बन जाएंगे पालन ग्रेन में सेल कितनी हो जाएंगे, 3, तो हम लोग कहेंगे 3 सेल स्टेज। और 3 सेल स्टेज में भी निकल सकते हैं पालन ग्रेन। तो किसी पर्टिकुलर एंथर से जो पालन ग्रेन रिलीज होते हैं वो या तो 2 सेल पे रिलीज होते हैं या तो 3 सेल पे। अगर 2 सेल पे रिलीज हुए हैं इसका मतलब है कि केवल 1 माइटोसिस हुई है, इसमें जनरेटिव बनी है और वेजिटेटिव। लेकिन अगर 3 सेल पे रिलीज हुए हैं इसका मतलब है जनरेटिव सेल में माइटोसिस हो गई है और 2 मेल गैमीट बन गए हैं। ठीक है, अब काम की बात जरा देखेंगे क्या है। ये मान लेते हैं कि स्टैमेन है और स्टैमेन से पालन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं, तो या तो किस स्टेज पे रिलीज होंगे, 2 सेल पर, या तो किस स्टेज पे रिलीज होंगे, 3 सेल पर। 2 सेल पर रिलीज होंगे किसमें, 60% एंजियोस्पर्म में, और 3 सेल पर रिलीज होंगे किसमें, 40% एंजियोस्पर्म में। तो खास बात देखो, फिर माइटोसिस कब होगा, जनरेटिव सेल में। जनरेटिव सेल का माइटोसिस देखो कब होगा, तो आप ऐसे समझो, ये मान लेते हैं कि स्टामेन है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी है। यहां से पालन ग्रेन निकला और यहां पालन ग्रेन आया। तो जब यहां से पालन ग्रेन निकलेगा तो या तो इसके अंदर कितनी सेल होंगी, 2 सेल, और या तो इसके अंदर कितनी होंगे, 3 सेल। अगर ये 2 सेल स्टेज में होगा तो फिर एक डिवीजन इसको कहां करना पड़ेगा, स्टिग्मा पर करना पड़ेगा। और अगर 3 सेल स्टेज में होगा तो वो डिवीजन पहले से ही करके आ रहा है। तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि माइटोसिस जनरेटिव सेल में कब होगी, तो 2 विकल्प हैं। कह सकते हो रिलीज के बाद होगी, आफ्टर रिलीज, या रिलीज के पहले होगी। रिलीज के बाद या रिलीज के पहले, तो देखो यहां लिखा है आफ्टर और यहां लिखा है बिफोर। बताओ 60% एंजियोस्पर्म में जो स्पर्म रिलीज हुआ है वो 2 सेल पे रिलीज हुआ है। इसका मतलब अभी डिवीजन बाकी है, तो वो डिवीजन कब होगा, रिलीज होने के बाद होगा। लेकिन 40% में 3 सेल पे रिलीज हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो डिवीजन पहले हो गया है। तो रिलीज होने के पहले या रिलीज होने के बाद, तो 60% एंजियोस्पर्म में जनरेटिव सेल की जो डिवीजन है वो रिलीज होने के बाद होता है, 40% में वो रिलीज होने के पहले होता है। ठीक है, रिलीज होने के बाद वो डिवीजन कहां होगा, तो आंसर देंगे स्टिग्मा पर होगा। ठीक है, तो ये काम की बात आपको याद रखनी है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, किसी पर्टिकुलर स्टेमेन से पालन ग्रेन रिलीज होते हैं या तो किस स्टेज में, 2 सेल या तो 3 सेल। 2 सेल किस में रिलीज होते हैं, 60% में। 3 सेल किस में रिलीज होते हैं, 40% में। 2 सेल में जो रिलीज हुआ है वो 60% में, उसका मतलब समझ लो क्या है, मतलब ये है कि अभी एक डिवीजन बाकी है। तो वो एक डिवीजन कब करेंगे, जब वो स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे। तो बताओ वो एक डिवीजन रिलीज होने के बाद करेंगे कि रिलीज होने के पहले, तो हम कहेंगे वो रिलीज होने के बाद करेंगे। तो ये देखो लिखा है 60% में ये आफ्टर रिलीज फ्रॉम एंथर है, जबकि 40% में बिफोर रिलीज फ्रॉम एंथर है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पालन एलर्जी का क्या मतलब जरा देखें। तो किसी पर्टिकुलर प्लांट से निकलते हैं पालन ग्रेन
और पॉलन ग्रेन जाते कहाँ हैं, एयर में। तो जब ये एयर में जाते हैं तो ये इनहेल हो जाएंगे किसके द्वारा, ह्यूमन के द्वारा। तो जब इसको इनहेल कर लेंगे तो जैसे इनहेल करेगा तो ह्यूमन में क्या शुरू हो जाएगी, एलर्जी, या क्या शुरू हो जाएगा, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन। इसका रिजल्ट देखो, इसका रिजल्ट होगा क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। और क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन से होंगे, तो या तो हमको मिलेगा अस्थमा, या तो क्या मिलेगा, ब्रोंकाइटिस। तो पलट के आते हैं, क्या पॉलन ग्रेन से क्या होती है, एलर्जी होती है। क्या होती है, एलर्जी। और एलर्जी साथ में हमको क्या मिल सकता है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन। उसका रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, अस्थमा। तो अस्थमा एक प्रकार की वास्तव में क्या है, एलर्जी ही तो है। फिर वापस आते हैं, प्लांट से जो पॉलन ग्रेन निकलते हैं वो क्या कर सकते हैं, एलर्जी। सवाल है किसके पॉलन ग्रेन एलर्जी करेंगे, किसके पॉलन ग्रेन एलर्जी करेंगे, तो आंसर देंगे पॉलन ग्रेन ऑफ पार्थीनियम, या क्या कहोगे, कैरेट ग्रास। अब ये क्या है, पार्थीनियम हमारे देश में नहीं होता था, ये कहां से आया, कंटामिनेंट के फॉर्म में आया। कहां से, व्हीट। होता क्या था, इंपोर्टेड व्हीट आता था। जो इंपोर्टेड व्हीट था उसी इंपोर्टेड व्हीट में ये मिलावट करके भेजा गया। तो इंपोर्टेड व्हीट में कंटामिनेंट के फॉर्म में क्या आता था, पार्थेनियम। और ये काफी तेजी से मल्टीप्लाई करेगा, इसी नाते यूबिक्यूटस हो गया इंडिया में, हमारे पूरे देश में फैल गया। तो यूबिक्यूटस इन नेचर होता है, जैसे जैसे वाटर हाइसिंथ हमारे देश में नहीं थी, इंग्लैंड वाले लोग लाए उसके अच्छे फ्लावर के देखने चक्कर में आजकल हमारे पूरे देश में फैल गया है, वैसे इसका हाल है। तो पार्थीनियम या कैरेट ग्रास क्या है, तो ये एक प्रकार की वीड है जो हमारे देश में नहीं थी, लेकिन जब इंपोर्टेड व्हीट आता था उसी के साथ इसके सीड आ गए और हमारे पूरे देश में फैल गए। और आज क्या कर रहे हैं, ये पॉलन एलर्जी। तो एलर्जी में केवल 2 क्वेश्चन, पॉलन ग्रेन से क्या हो सकती है, तो कहोगे एलर्जी हो सकती है। किसके पॉलन ग्रेन से, तो आंसर क्या देंगे, पार्थीनियम। चलिए आगे देखते हैं। फिर एक और एनसीईआरटी में छोटा सा टॉपिक दिया है, पॉलन टेबलेट। तो पॉलन टेबलेट या पॉलन सिरप, पॉलन टेबलेट या पॉलन सिरप, देखो क्या है। पहली बात एनसीईआरटी में लिखी है कि जो पॉलन ग्रेन है वो रिच है, किसमें, आंसर देंगे न्यूट्रिएंट। इसी नाते पॉलन ग्रेन को यूज करेंगे एज ए फूड सप्लीमेंट, ठीक है। और देखते हैं क्या मार्केट में अवेलेबल हैं ये टेबलेट के फॉर्म में या सिरप, स्पेशली कहाँ, वेस्टर्न कंट्रीज में। और कहा जाता है कि ये बढ़ाते हैं परफॉर्मेंस किसका, एथलीट्स का या किसका, रेस हॉर्सेज का, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक शब्द और लिखा है कि आजकल ये फैशन हो गया है, तो ये फैशन है, बेमतलब की चीज है, फिर भी पॉलन मार्केट में उपलब्ध है, किस पार से, या तो टेबलेट के फॉर्म में या तो सिरप के फॉर्म में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एनसीईआरटी में हेडिंग नहीं दिया है लेकिन पैराग्राफ दिया है, वायबिलिटी। इसका मतलब समझ लीजिए क्या है, वायबिलिटी का यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है। तो इधर देखिए जरा, मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टैमेन है और यहां से क्या रिलीज हुई है, पॉलन ग्रेन। तो ये पॉलन ग्रेन किसी न किसी मीडियम से, चाहे एयर के द्वारा चाहे वाटर के द्वारा, अंततः ये कहां पहुंचेंगे, अंततः ये पहुंचेंगे स्टिग्मा पर। और स्टिग्मा पर जब पॉलन ग्रेन पहुंचते हैं तो होता क्या है, मान लेते हैं ये पॉलन ग्रेन है, तो ये यहाँ जर्मिनेट करेगा और पॉलन ट्यूब बनाएगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा और तभी जाकर के पॉलन ट्यूब की मदद से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गैमेट वहां पहुंचेंगे। तो किसी पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन का फाइनल एम क्या है, फाइनल एम तो यही है कि स्टिग्मा पर पहुंचिए और यहाँ इसको क्या करिए, फर्टिलाइज करिए। किसी पॉलन ग्रेन की, ध्यान से सुनिएगा, किसी पॉलन ग्रेन की किसी एग को फर्टिलाइज करने की जो एबिलिटी है वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि पॉलन ग्रेन कितनी देर सरवाइव करेगा। उसी सर्वाइविलिटी को ही क्या कहते हैं, वायाबिलिटी कहते हैं। तो पॉलन ग्रेन की सर्वाइविलिटी ही क्या है, उसकी वायाबिलिटी है। और जितनी देर वायाबिल रहेगा उतनी देर इसके अंदर क्या बचा रहेगा, फर्टिलाइजिंग
कैपेबिलिटी। तो किसी पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी का रिलेशन उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी से है। अब अगर कम देर वो जीवित रहेगा तो फिर बहुत जल्दी इसको यहाँ पहुंचना होगा, अगर यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम ज्यादा लग गया तो फिर पॉलन ग्रेन की डेथ हो जाएगी। तो वायबिलिटी का सीधा रिलेशन किससे है, तो आंसर देंगे फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी का है। और फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी कैसे है जरा देखते हैं। तो स्थिति ये है कि वायबिलिटी का क्या मतलब है, तो कहोगे एबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन टू फर्टिलाइज क्या एग। ये किस पर डिपेंड करेगी, तो ये कई चीजों पर, ये टेम्परेचर पर भी, मॉइस्चर पर भी, और किस पर, स्पीसीज पे भी। स्पीसीज जैसे सीरियल्स अनाजों में, जैसे व्हीट में और राइस में पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी समाप्त हो जाती है कितना, विदिन 30 मिनट। मतलब स्टैमेन से रिलीज होने के बाद स्टिग्मा पर पहुंचने से पहले उनके पास केवल 30 मिनट का टाइम है, उसी 30 मिनट में ही उनको पहुंच के फर्टिलाइजेशन करना है। जबकि कुछ मेंबर रोजेसी के, कुछ मेंबर लेग्यूमिनेसी के और किसके, सोलेनेसी के, इनके जो पॉलन ग्रेन है उसकी जो वायबिलिटी है मंथ में है। ठीक है, ये तो आपको रटना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेकिन एक स्पेशल पॉइंट लिखा है कि जो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम होते हैं, जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के या जो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के जो प्रोग्राम होते हैं, उसमें डिफरेंट प्लांट के पॉलन ग्रेन यूज करने होते हैं और अलग अलग टाइम में यूज करेंगे। तो पता लगा आज कहीं से पॉलन ग्रेन कलेक्ट किए गए हैं और फर्टिलाइजेशन 1 महीने बाद या 2 महीने बाद होना है, तो फिर 2 महीने में पॉलन ग्रेन की डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या उनकी वायबिलिटी ही खत्म हो जाएगी। तो 2 महीने, 3 महीने या साल भर कैसे उनको वायबल बनाया रखा जाए, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो करते क्या है, पॉलन ग्रेन को स्टोर कर लेते हैं। क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को स्टोर करते हैं कहाँ, पॉलन बैंक में। और बैंक में किसमें स्टोर करते हैं, तो याद रखिएगा किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में। और ये टेम्परेचर नीट में पूछा गया है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए पॉलन ग्रेन को स्टोर करते हैं कहाँ, आंसर देंगे पॉलन बैंक में, किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में, और किस टेम्परेचर पर, तो आंसर देंगे -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, बस आज इतना ही पढ़ते हैं। इसके अगले लेक्चर पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू करेंगे और वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बाय बाय बच्चों।